हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, दैट इज द टिश्यू। टिश्यू हमारा बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सोचा कि इसको फिनिश आउट ही किया जाए। पेंडिंग रखना क्यों है, सब कुछ हमें जितना जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम्स में तो आता ही है, आपके एकेडमिक सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी 10-15 किसी किसी इंस्टीट्यूट में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कहीं 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो चलो है इंपॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ लेना है, चाहे आपको प्राइवेट लाइब्रेटरी में भी काम करनी है, हॉस्पिटल में भी काम करनी है, या आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन क्वालिफाई करके कहीं जॉब ही तो करना है जाके हॉस्पिटल में। तो वहां अगर जाके जॉब करना है आपको, तो वहां पर भी आपको ये जो टिश्यू टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हिस्टो से लेकर साइटो तक सारा के सारा रोल जो है इसी टिश्यू का है। और उस और अगर आपको इस टिश्यू के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी, पता ही नहीं रहेगा कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे आपको आगे की चीजें पता चल पाएगी, है ना। तो इस व्यू से भी कह सकते हैं कि ये टिश्यू जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं इस टिश्यू के 2-3 क्लास लूंगा। मैं एक क्लास में सबको शॉर्ट में मार के पार नहीं होने वाला हूँ कि बस समराइज थोड़ा थोड़ा बता दिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, अच्छा खासा आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, जानकारी मिले, ठीक है। चलिए बच्चे, आज का क्लास हम लोग टिश्यू जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं जरा ये पिक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पिक में आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने टिश्यू अगर नहीं पढ़ा होगा तो। हालांकि पढ़ने के बाद बहुत कुछ हम लोग समझने लगेंगे और जानने लगेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो आपको इस तरीके की लाइनिंग दिख रही है ना, ये जो सेल्स है, ये एक टिश्यू है। ये जो पूरा आपको इस तरीके से लाइनिंग दिख रहा है, दिस इज एन टिश्यू। क्या है? टिश्यू है। और बीच से जो है एक ग्लैंड है, इधर ग्लैंड की सप्लाई होती है टिश्यू के बीच, ठीक है, जो भी म्यूकस फ्लूइड्स वगैरह है। तो ये वाला जो टिश्यू आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल टिश्यू है सर। क्या है? नॉर्मल। और ये एपिथेलियल टिश्यू है। स्ट्रक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है, ऐसा जो अरेंजमेंट हुआ है, ये नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू की अरेंजमेंट है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इधर में भी दिख रहा होगा, इस साइड में भी ऐसे ऐसे दिख रहा होगा आपको। ये एच स्टेन किया हुआ है बायोप्सी पे, ठीक है, कोई टिश्यू बायोप्सी लिया गया था उसका। थोड़ा सा आपको आगे माइग्रेट हुई, ये वाला पार्ट आप देखिए। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर यही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत एक्सेसिव इस तरीके से बढ़ा हुआ है और डीपली स्टेन लिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कोई कोलैगिव टिश्यू है बहुत ही ज्यादा, जबकि यही सेम टिश्यू यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन उस टिश्यू का बहुत ही ज्यादा आगे डेवलपमेंट हो गया है। तो ये जो टिश्यू है ना, ये कैंसरस टिश्यू है। किसी को कैंसर हुआ होगा, उसी को ऑब्जर्व हुआ है। ये एबनॉर्मल एपिथेलियल है, ये नॉर्मल एपिथेलियल। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी में जो है ऑब्जर्वेशन और साइटोलॉजी में की जाती है, ठीक है। साइटोलॉजी में सेल्स की, हिस्टोलॉजी में टिश्यू की। यहाँ पर भी फिर देख सकते हैं आप, इधर नीचे में भी एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हुई है, जबकि ये नॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ है। ये तो था ऐसे ही रैंडम। मैंने सोचा क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को कुछ दिखाऊं, मजा आने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ समझना चाहिए ना आप लोग को भी एडिशनल। अब हम लोग आते हैं टिश्यू पे। बच्चे, टिश्यू पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारा बॉडी है ना, ये बॉडी, हमारा बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बना हुआ है। किस चीज से मिलके बना हुआ है सर? सेल्स से। क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेल्स इज अ बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग। सेल्स जो होता है बॉडी की फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हमारे बॉडी की फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है सर? सेल होता है। मतलब कि हमारे बॉडी की जो बेसिक इकाई है, जिससे हमारा बॉडी मिल के बना हुआ, लिविंग की ही हम कह सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ ह्यूमन की पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन के बारे में जानेंगे। यानी एक 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 एक, एक सेल जोड़ के हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, और पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल। ह्यूमन बॉडी में लगभग, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 50 to 100 ट्रिलियन, ध्यान सुनेंगे,
50 to 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। लगभग 50 से 100 ट्रिलियन से मिलके ह्यूमन की बॉडी, सेल से मिलके ह्यूमन की बॉडी बनती है। 1000 होता है, 1000 से लाख होता है, लाख से मिलियन होता है, मिलियन से बिलियन होता है, और बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। सोचो कितने सारे सेल मिलके हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी को निर्माण किए हुए हो। और ये सभी सेल्स जो है गेट टुगेदर एंड परफॉर्म द होम्योस्टेसिस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, हालांकि इसको पहले समझा चुका हूं। ये सभी सेल्स जो हैं 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक दूसरे से मिलते हैं और मिल के होम्योस्टेसिस को, बॉडी के होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन टू द वेरी कांस्टेंट रेंज। बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको बहुत ही कांस्टेंट रेंज तक मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। इतने सारे सेल्स हैं और सब एक साथ मिल के परफॉर्म करते हैं। आपको एग्जांपल से बताता हूं, आपके अगर लंग्स का सेल खराब हो जाए, प्रॉपर अमाउंट में जो आप खाना खा रहे हो डाइजेस्ट ना हो, तो अगर डाइजेशन नहीं होगा तो आपका दिमाग काम करेगा, बॉडी वीक हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आप सही से चल नहीं पाओगे, किसी से बात नहीं कर पाओगे। क्या इंडिकेट करता है? इंटेस्टाइन का सेल खराब हुआ है, जिसके कारण खाना नहीं पच रहा है और नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके कारण बॉडी के हर एक सेल डिसबैलेंस हो गया। आपका पैर टूट जाए, ऐसा किसी का ना हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट आपका पैर टूट गया हो, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हड्डी का सेल में एब्नॉर्मलिटी हुआ ना, टूटा है, इतना पेन होगा आपको कि पूरी बॉडी की जो है आपका बैलेंस में नहीं रहेगा। जब तक आपको ऑपरेशन होगा उसमें रट नहीं डाला जाएगा, ऑपरेशन हो नहीं जाएगा पेन के मारे। क्यों? अब एक सेल्स पर, एक प्रकार का सेल्स हड्डी का सेल हुआ था और पूरी बॉडी का सेल काम करना बंद कर दिया। इसलिए ये टोटल ऑफ सेल्स जो हैं 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स, दे गेट टुगेदर एंड परफॉर्म द होम्योस्टेसिस। तभी मिल के ही एक दूसरे को में मिलते हैं, तब जाके होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। एक भी सब में से खराब हुआ, होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी की बिगड़ जाएगी। दैट इज अ सो क्विट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी बॉडी की हर एक सेल्स को परफॉर्म जो है, फंक्शन जो है वो सिमिलरली परफॉर्म होनी चाहिए। सिमिलरली तो नहीं कर सकते हैं, फंक्शन जो है नॉर्मली परफॉर्म होनी चाहिए। और हमारे बॉडी में जो इतने सारे सेल्स पाए जाते हैं, दे हैव मेनी डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्पैन। इनके जो होते हैं सबके साइज अलग होते हैं, शेप डिफरेंट हो सकते हैं, लाइफ स्पैन डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। सबके सब सेल के सारी चीजें अलग होंगी, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, लाइफ स्पैन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, फंक्शन अलग होगा। कभी ऐसा सुना है क्या, या कभी ऐसा देखा है? किडनी के सेल का क्या फंक्शन होता है? किडनी का सेल का फंक्शन होता है फिल्टर करना, रीअब्जॉर्ब करना, सीक्रेट करना और यूरिन को एक्सक्रीट करना। और टंग के सेल्स का क्या फंक्शन होता है? किसी भी टेस्ट को फील करवाना। तो कभी ऐसा सुना है क्या कि वो एक आदमी था, उसका किडनी कल से स्वाद चखना स्टार्ट कर दिया और जीभ के सेल जो थे वो एक्सक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ सभी सेल का जो है उनका स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन भी अलग है। वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, किसी और का नहीं करेगा। मिल के जरूर करेगा, एक दूसरे को सहायता जरूर करेंगे। सबके साइज अलग होंगे, सभी के सेल के साइज अलग होंगे, शेप अलग होगा, लाइफ स्पैन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, फंक्शन अलग होगा। लाइफ स्पैन का मतलब सबके जीने की ड्यूरेबिलिटी अलग होती है। ब्रेन का सेल बहुत ही स्ट्रांग होता है, मरने के दिनों तक भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, जबकि स्किन के सेल झुर्रियां पड़ जाती है। तो सबके लाइफ स्पैन भी अलग अलग होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मैंने क्या बताया कि सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग होगा, लेकिन जो इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है वो इनकी कैटेगराइजेशन जो है, दे कैटेगराइज यार एक खांसी हो रहा है, मुझे लगता है तुम लोग का क्लास से मेरा खांसी बंद करवाएगा। हालांकि मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि क्लास ना बंद हो, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन देखो क्या होता है।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि इनकी जो कैटेगराइजेशन होता है, दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सभी सेल्स का कैटेगराइजेशन यानी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। और किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या था और सेल का फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। इसके अकॉर्डिंग इनको बॉडी के हर एक सेल्स 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स को कैटेगराइज किया गया है। एंड अ ग्रुप ऑफ द सेल that have similar structure and function, those all are known as the tissue। वैसे सेल, मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं, अ ग्रुप ऑफ द सेल, a group of the cells that have similar structure and function are called tissue। सेल का वैसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, एक समान हो, और फंक्शन भी एक समान ही परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल को समझ सकते हैं, मैं एक सेल हूं, ठीक है? तो मुझे एक सिंगल इंडिविजुअल के नाम से आप जान सकते हैं, मुझे सेल भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कहिए, एग्जाम्पल से। और अगर मेरी फैमिली में 5 और ऐसे इंडिविजुअल हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, पापा है, भाई हैं, बहन है, ताऊ है, चाचा है, 5-7 लोग मिल गए हैं, तो सबके सब सिंगल इंडिविजुअल, सबके सब सेल ही हैं। लेकिन जब हम लोग 5-7 मिल गए तो उसको सिंगल इंडिविजुअल नहीं कहते, उसको फैमिली कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फैमिली। क्यों फैमिली कह रहे हैं? हालांकि मेरे जैसा इंडिविजुअल और मेरे गांव में है, लेकिन वो मेरी फैमिली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, मेरे यहाँ जिसको मैं फैमिली कह रहा हूँ, जो इंडिविजुअल हैं, सिंगल सेल हैं, वो हम लोग एक ही जेनेटिक्स से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम लोग फैमिली के पार्ट हैं। मेरे जैसा ही दूसरा भी आदमी मेरे गांव में है, लेकिन वो मेरी फैमिली से नहीं है, उसको मैं अपनी फैमिली का नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो मेरे जेनेटिक्स से नहीं है। सेम एज यहाँ पर भी, एक सेल था सिंगल तो उसको सेल बोल रहे थे, कई सारे ग्रुप मिल गए सेल्स के जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, मतलब कि एक ही जींस वाले हैं, तो फैमिली कह दिए। इसलिए कई सारे ग्रुप ऑफ सेल मिल गए जो एक ही काम और एक ही काम परफॉर्म कर रहे थे और एक ही स्ट्रक्चर था उनका, तो उनको हम लोग क्या बोल दिए? टिश्यू बोल दिए। जैसे ही इंडिविजुअल में उसको हम लोग फैमिली बोल दिए थे, यहाँ हम लोग इसको टिश्यू बोल दिए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो अब जितने प्रकार के भी 50 to 100 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, इनको हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू में कैटेगराइज किया गया है। कितने टिश्यू में कैटेगराइज किया गया है सर? 4 टिश्यू में कैटेगराइज किया गया, यानी कि 4 टाइप के टिश्यू जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन टिश्यू होता है, दैट इज द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू में कैसे सेल्स होंगे? दैट सेल्स, द सेल्स that provide, the cells that provide covering and lining of body structure। पहला कौन सा टिश्यू है? पहला है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू किसे कहेंगे? इपिथेलियल टिश्यू उस सेल के ग्रुप को बोलेंगे। इपिथेलियल टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ द सेल। टिश्यू तो सेल का ही ग्रुप है ना, तो इपिथेलियल टिश्यू उस सेल के ग्रुप को बोलेंगे जो कि बॉडी की कवरिंग को परफॉर्म करता है और बॉडी की लाइनिंग को परफॉर्म करता है। मतलब कि जहां पर भी कवरिंग हो रही हो, स्किन कवर किया हुआ है ना बॉडी को, स्किन इपिथेलियल टिश्यू है।
ब्लड ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग किया गया है ना, लाइनिंग है सेल्स की, वहां पर लाइनिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। इंटरनल ऑर्गन है, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उनके बाहर की कवरिंग है ना, उसमें एपिथेलियल टिश्यू है। जहां जहां भी कवरिंग होगा या लाइनिंग होगा वो सबके सब एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन है टिश्यू दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, हालांकि इनको हम अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू दैट सेल दैट group of cells that provide support of body structure। कनेक्टिव टिश्यू वैसे सेल के ग्रुप को बोलेंगे जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बोन्स, कार्टिलेज हमारे बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं ना, बोन्स नहीं रहता तो मैं ऐसा खड़ा होता क्या, लुजू पुजू करके गिर जाता। तो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर। थर्ड वन जो टिश्यू का टाइप होता है दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या जिसको मसल टिश्यू भी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट प्रोवाइड सेल्स दैट गवर्न that govern movement of body, movement of body structure। बॉडी की स्ट्रक्चर मस्कुलर टिश्यू किसे कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू वो सेल्स के ग्रुप होंगे जो बॉडी के स्ट्रक्चर को मूवमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये मूवमेंट हो रही है ना क्योंकि यहाँ पे मसल्स है, ये मूवमेंट हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे मसल्स है। मूवमेंट के लिए और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है बट मस्कुलर टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ। एंड फोर्थ वन जो कैटेगरी आता है टिश्यू का वो है दैट इज द नर्वस टिश्यू। अरे यार, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कौन से टिश्यू होंगे, ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट प्रोवाइड, that helps not a provide, that helps in maintenance, that helps in the control of homeostasis। नर्वस टिश्यू का मतलब जो आपके न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं, नर्व की सप्लाई सारे जो बनी हुई है नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई। तो नर्वस टिश्यू वैसे सेल के ग्रुप होंगे जो कि आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। मतलब इंटेस्टाइन में कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना है और कब इंटेस्टाइन से डाइजेशन होकर फिशेस को बाहर हो जाना है, ये कौन अलाउ कर रहा है, ब्रेन अलाउड कर रहा है। अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा होता ना तो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा होता। कितना अमाउंट में मुझे ऑक्सीजन अंदर ले जाना है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है, नर्वस टिश्यू ही तो कंट्रोल कर रहा है। मुझे हाथ उठा करके यहाँ पर पेंसिल से लिखना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही तो कर रहा है, नर्वस टिश्यू ही तो कर रहा है। तो नर्वस टिश्यू वो सेल्स के ग्रुप होंगे जो आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। These four types of tissues are find out in the human body। सभी टिश्यू को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हमारा आता है वो है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है सर, एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे दे आर परफॉर्म या दे आर प्रोवाइड अस द लाइनिंग एंड
कवरिंग ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। इपिथेलियल टिश्यू जो होगा हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को एंड इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग को परफॉर्म करता है। जहां जहां भी आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर होगी, इंटरनल लाइनिंग होगी, उन सब में जो है एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसका मेन काम है इट प्रोवाइड द सीट ऑफ द बॉडी। सीट का मतलब क्या है? चादर। आपकी बॉडी के लिए चादर प्रोवाइड कराता है एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के लॉट ऑफ फंक्शंस हैं, बट जो प्राइमरी 6 फंक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं सर? सबसे फर्स्ट वन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन समझाता हूं, अभी आपको सब डिटेल में बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन, देन आता है एक्सक्रेशन, देन है फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन, फिल्ट्रेशन, नर्व एक्सेप्टेशन, देन कवरिंग। एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, देन नेक्स्ट वन आता है सेक्रेशन। इसके कितने वर्क होंगे सर? मेनली छह फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रेशन का, किसी भी मटेरियल को अगर एब्जॉर्ब करना है कहीं से भी, जैसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वर्क होता है ना, तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है समझ लीजिए वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। एक्सक्रेशन, किडनी में एक्सक्रेशन होता है ना, एक्सक्रेटरी मटेरियल परफॉर्म होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। फिल्ट्रेशन किडनी में ही होता है, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। फिल्ट्रेशन हालांकि लंग्स में भी होता है, एयर के फिल्ट्रेशन, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। नर्व एक्सेप्टेशन, जो ये नर्व इंपल्स तो कनेक्टेड नर्वस टिश्यू सेंड कर रहा है, लेकिन हर एक ऑर्गन में नर्व को इंपल्स को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, उसमें भी जो है एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग के कारण नहीं हो पा रहा है। देन आता है कवरिंग की, आपकी बॉडी को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्या? प्रोटेक्शन, क्योंकि बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है उनको कवर करता है और प्रोटेक्शन देता है, तो प्रोटेक्शन का भी काम है एपिथेलियल टिश्यू का। देन आता है सिक्रेशन का। कोई भी बॉडी में चाहे हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, इन सब का जहां सेक्रेशन होता है, जहां पे भी सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वहां पर जो है एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होगी, वो एपिथेलियल टिश्यू ही परफॉर्म करेगा सेक्रेशन का। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सेक्रेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जहां भी सेक्रेशन होगा वहां पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिथेलियल टिश्यू, इसका बहुत बिग एडवांटेज है हमारी बॉडी। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर जरा एक बात ध्यान देने वाली है, ऐसा नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू जहां प्रेजेंट होगा वहां पर ये 6 के 6 फंक्शन जो हैं वो आपको एक साथ एक जगह पे ही परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक जगह के एक टिश्यू में एक या दो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि लाइक दैट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है ब्रश बॉर्डर की, उसमें एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, तो वहां पर केवल एब्जॉर्प्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। अनदर जैसे एग्जांपल जैसे स्किन है, तो आपको कवरिंग प्रोटेक्शन दे रहा है, यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो एक जगह पर कोई एक या दो फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब आपकी बॉडी में ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने आपको 4 टिश्यू बताया था, एक चीज आप जरा रिवाइज कीजिए थोड़ा सा, इससे पहले जो मैंने बताया कि आपकी बॉडी में जो है ये 4 टिश्यू पाए जाते हैं सर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चारों को चारों टिश्यू जो है हर एक ऑर्गन में पाया जाए। किसी ऑर्गन में एक ही टिश्यू पाया जा सकता है, एक ही प्रकार के, या किसी किसी ऑर्गन में जो है आपको चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं हार्ट का। दिल तो आप सब लोग जानते हैं,
हार्ट में जो है एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, कवरिंग होता है, ब्लड वेसल्स में उसमें सप्लाई होता है, उसमें भी हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट फ्रेम स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है, मस्कुलर टिश्यू का मसल्स बना हुआ होता है, और नर्वस टिश्यू से उसमें इंपल्स सप्लाई हो रहा होता है। यानी कि हार्ट में चारों टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है हार्ट। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह पे एक ही ऑर्गन में चारों टिश्यू प्रेजेंट हो, और उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू में कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है एक जगह पे प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू एक साथ परफॉर्म करे, अलग अलग साइड पे अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इतने से बात आपको समझ में आई सर? क्लियर हुआ? अब जरा से एक आपको समझने की बात है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आता है दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्या आता है सर? क्लासिफिकेशन आता है, और ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको क्लास के शुरू में ही कि जो भी सेल्स के डिवीजन हुए हैं, सेल्स का कैटेगराइजेशन हुआ है, वो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे हुआ, तभी ये 4 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, उसी तरीके से जो है एपिथेलियल टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 2 बेस पे किया गया। फर्स्ट वन जो बेस है सर, वो किया गया है एपिथेलियल टिश्यू के एपिथेलियल सेल्स के शेप के अकॉर्डिंग। कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू जो बना, एपिथेलियल टिश्यू में ग्रुप ऑफ तो एपिथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ होगा ना। मैंने तो यही चीज आपको बताया कि ग्रुप ऑफ द सेल्स व्हिच हैव अ सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दे आर द टिश्यू। तो एक सेल्स होंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है, उस सेल का कैसा शेप है, स्ट्रक्चर कैसा है, एक तो उस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो है एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन हुआ है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो लेयर ऑफ द सेल्स, लेयर ऑफ द सेल्स, कि सेल्स की कितनी लेयर वहां पे प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है एपिथेलियल टिश्यू। कितना मोटा टिश्यू वहां प्रेजेंट है, एक लेयर है कि 2 लेयर है कि 5 लेयर है कि 10 लेयर है कि 50 लेयर है, इस पे भी एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे वन जो इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन, आप एकदम समझते चलिए फैक्ट टू फैक्ट, तभी आपको आगे समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट वन जो है, आपको एपिथेलियल टिश्यू को शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कितना? 3। सबसे फर्स्ट वन वाले को हम लोग बोलते हैं स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है। सेकेंड वन वाले को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड थर्ड वन जो होता है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। आज के बाद आपको टिश्यू में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको समझ में आनी चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया सर, अकॉर्डिंग टू द शेप। कौन कौन सा? स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अब जरा सा मैं ऊपर वाली चीजें मिटाता हूं, आपको की जरूरत अभी नहीं है। यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो आपको स्क्वायमस एपिथेलियम है, एक सेकेंड, जो ये स्क्वायमस एपिथेलियम है, इस स्क्वायमस एपिथेलियम का मतलब क्या है? शेप के अकॉर्डिंग स्क्वायमस एपिथेलियम में वैसे एपिथेलियल सेल पार्टिसिपेट करेंगे जो कि फ्लैटेंड होंगे और थिन होगा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैटेड, इस प्रकार का। फ्लैटेड का मतलब कि चौड़ा होगा और थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, ऐसे हाथी के कान के जैसे चौड़ा है और पतला है, बिल्कुल झिल्ली की तरह। और यहां पर जो है बीच में आपको इस प्रकार से जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना सा बात आपको समझ में आया? स्क्वायमस एपिथेलियम जो होंगे थिन सेल्स होंगे, अ ग्रुप ऑफ थिन एपिथेलियम होगा, बहुत ही पतले और फ्लैटेंड एपिथेलियम, इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी सेल की। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, क्यूब के, क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है? घनाभ। आपने देखा है वो पासा, लूडो वाला पासा, इसमें वैसे सेल्स, सपोज दैट ये सेल का बेस है, वैसे सेल्स की इसमें स्ट्रक्चर होगी जो क्यूब के जैसा होगा। क्यूब कैसा होता है? इस तरीके से, जिसका चौड़ाई और ऊंचाई
ये चौड़ाई और ऊंचाई दोनों इक्वल हो, पासा देखते हैं चारों ओर से इक्वल होता है, तो वैसा अगर सेल का शेप हो तो इस प्रकार के एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यहाँ पर आपको बीच में जो है न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अवेलेबल होगा। ये जो है वो सेल्स के न्यूक्लियस है। इस प्रकार के अगर एपिथेलियम की आपको लाइनिंग दिख रही है, सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और कोलुमनर एपिथेलियम क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, घनाभ के जैसा। सपोज दैट ए बेस है, इसमें जो सेल होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी और वाइड चौड़ाई कम होगी, मतलब कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा सर। ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें चारों ओर बराबर था, क्यूब के जैसा था, और यहाँ पर जो है आपको न्यूक्लियस दिखेगा सभी सेल्स में, इस तरीके से जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ऊपर में जो है इसमें सिलिया प्रेजेंट होगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ये जो है वो कोलुमनर एपिथेलियम है। आगे ये बात समझ में आपको होप तो आ चुका होगा। इस प्रकार की अगर आपको सेल के स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलुमिनर एपिथेलियम। थोड़ा और अब डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन को। ये तो हो गया शेप के अकॉर्डिंग। अब मैंने दूसरा बेस क्या बताया था कि सेल की लाइन कितने, सेल की लेयर कितने हैं, एक दूसरे के ऊपर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके बिहाफ पे भी एपिथेलियम को क्लासिफाई किया गया। और उसके बिहाफ पे दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया, एक को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं सर, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। याद रखना इस बात को। अब अगर किसी भी एपिथेलियम एक लाइन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। मतलब कि यहां पर देखिए ये वाला जो लाइनिंग है, आपको यहां पर एक ही लाइनिंग नहीं, एक लेयर प्रेजेंट हो। ये सेल की एक ही लेयर है ना, ये भी सेल की एक लेयर है, ये भी एक सेल की एक लेयर है, तो ये ऐसा अगर एक लेयर में आपको एपिथेलियम दिख रहा है तो उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। मतलब ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। ये वाला किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। और ये वाला किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। अगर सेल की एक लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम है, लेकिन अगर सेल की दो या दो से अधिक लेयर हो तो इस प्रकार के एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, यहाँ पर इस तरीके के जो है वो सेल्स प्रेजेंट था, फिर इसके ऊपर जो है इस प्रकार का सेल्स प्रेजेंट था, फिर इसके ऊपर जो इस प्रकार से सेल प्रेजेंट था, और यहाँ पर जो है आपको न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप है यही वाला स्ट्रक्चर, थिन सेल भी है, वहां पे फ्लैटेंड सेल है और थिन सेल है, लेकिन लेयर कितना हो गया, एक दो तीन लेयर यहाँ प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। क्लियर हुआ आपको। सेम एज इसमें भी क्यूबॉइडल में भी अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है, सपोज दैट ए बेस है और इसके ऊपर इस तरीके से आपको जो है दिख रहा है, फिर इसके ऊपर भी इस तरीके से बना हुआ आपको दिख रहा है, और यहाँ सब में जो है वो न्यूक्लियस है। इसके ऊपर और भी लाइनिंग आपको दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही लेयर हो, दो या दो से अगर अधिक लेयर हो गया तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया किसका हो गया, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। क्लियर हुआ। सेम एज अगर इसमें भी दिखे, मैं यहां पे बनाता हूं, इस तरीके से आपको दिख रहा हो, इस तरीके का अरेंजमेंट अगर दिख रहा है और यहाँ सब में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इस प्रकार की सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है इस तरीके से आपको दिखता रहेगा सब में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात आप। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। जहां पर लेयर दो या दो से अधिक हो गया वो स्ट्रैटिफाइड बन जाएगा। अब आपको पहचानना उसमें क्या है कि वो स्क्वैमस है कि क्यूबॉइडल है कि कोलुमनर है, ये सेल के स्ट्रक्चर पे आप सब बता सकते हैं। एक और, अब ये तो दोनों में हो गया, ये जो कोलुमनर एपिथेलियम है उसमें थोड़ा सा और एक बढ़ जाता है, दो बलिक बढ़ जाते हैं। एक होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या होता है सर, स्यूडो
स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम का मतलब क्या है? ये कॉलमनर सेल ही होगा। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम बल्कि बोल सकते हैं। कॉलमनर इपिथेलियम कैसा था सर? कॉलमनर इपिथेलियम जो था वो इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। और यहां पर जो था न्यूक्लियस था, इसी को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ऊपर में इस तरीके से सिलियक प्रेजेंट था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। अगर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की अरेंजमेंट जो है वो डिसअरेंज्ड हो जाए, मतलब कि जैसे ये सब इक्वल में है, अगर यही जो है यहां पर इस तरीके से बन जाए, देखिए इसका अरेंजमेंट सबका अलग अलग हो गया। यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ ऊपर में न्यूक्लियस हो जाए, यहाँ पर नीचे में न्यूक्लियस हो जाए, यहाँ ऊपर में न्यूक्लियस हो जाए, यहाँ पर नीचे में न्यूक्लियस हो जाए। अगर इस प्रकार की आपको अरेंजमेंट दिखता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ही है, लेकिन इसका जो है अरेंजमेंट क्या हो गया, वो बिगड़ गया। इस तरीके का अरेंजमेंट है क्या इसका? है कॉलमनर ही, लंबा ही है, रेक्टेंगुलर शेप में ही है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है वो खराब हो गया। तो अगर इस प्रकार के सेल की अरेंजमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर हो गया? एक और एपिथेलियम आता है जो आपको जानना जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या है? इसमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं। स्पेशल सेल का मतलब क्या है? ये बेस हो गया सेल का, इसमें आपको तीनों प्रकार के सेल देखने के लिए मिल सकते हैं एक ही साथ। आपको नीचे में जो है बेस पे स्क्वायमस एपिथेलियम भी देखने के लिए मिल सकता है, बीच में जो है आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम भी देखने के लिए मिल सकता है, और ऊपर में जो है आपको इस तरीके से क्यूबार्डल एपिथेलियम भी देखने के लिए मिल सकता है। बीच में सब में जो है न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर इसमें लगभग लगभग सबके मिला के आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार के एपिथेलियम को बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इस प्रकार के एपिथेलियम की लाइनिंग होती है यूरिन फॉर्मेटिव, जहां यूरिन का फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, वैसे ब्लैडर में, जैसे कि यूरिन ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, वहां पर जो है ये क्या करता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का काम क्या होता है? स्ट्रेच करने का, जो ट्यूब है उसको स्ट्रेच, फुलाने का और सिकुड़ाने का। इनके जरा सेल्स आपको समझ में आ गए होप सो कि एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। अब मैं जो है आपको इनके, अब जो है इनके मैं आपको फंक्शन जरा परफॉर्म कर देता हूं, बता देता हूं। देखिए यहाँ पर जस्ट वही चीज एक्सप्लेन किया गया है, पिक में दिखाया गया है, स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबार्डियल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए स्क्वायमस एपिथेलियम की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, सिंपल वाले की अगर एक दूसरे के ऊपर लेयर पाइलिंग हो गया तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड। ये है क्यूबार्डियल का स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबार्डियल का। ये है कॉलमनर का स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का स्ट्रक्चर, और ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का। देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर डिसअरेंज हो गया है ना, होप सो समझ में आया होगा। अब जरा मैं इनके आपको फंक्शन बता देता हूं बच्चे, कि इनके क्या क्या फंक्शन होंगे और कहां कहां इनका लोकेशन होगा, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले जो है हम लोग सिंपल वाले का जान लेते हैं। सिंपल वाले मतलब सिंपल स्क्वायमस का, सिंपल क्यूबार्डल का, सिंपल कॉलमनर का और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का। सबसे पहले हम लोग सिंपल वाले का जान लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेटिफाइड वाले का जानेंगे, ठीक है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का समझते हैं, क्या फंक्शन है? अलाउ टू मटेरियल पास थ्रू द डिफ्यूजन, ये किसी भी मटेरियल को पास होने के लिए अलाउड करता है। कैसे पास होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे कि इंटेस्टाइन में कोई भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है तो डिफ्यूजन के थ्रू ही तो होता है, एब्जॉर्ब हुआ और फैलते हुए। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? एक आप कॉटन लो, ठीक है, कॉटन को यहाँ पे पानी आप डाल दो, ठीक है, तो पानी यहाँ से डिफ्यूज होते हुए यहाँ तक भी आ जाएगा, सूखते 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 सूखते, कैपिलरी एक्शन के थ्रू।
जहां जहां ऐसा काम फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वहां वहां जो है स्क्वामस एपिथेलियम आपको प्रेजेंट होगा। लोकेशन जान लेते हैं कहां कहां होगा। एयर सैक में, लंग्स में हवा जो है डिफ्यूजन के थ्रू ही तो पास आउट होता है, तो एयर सैक में भी एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। देन आपको हार्ट में भी एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। एपिथेलियम मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। देन आपको ब्लड वेसल्स में भी, क्योंकि कैपिलरी जहां होता है, ब्लड वेसल्स की कैपिलरी होती है, वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है आपको न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो ठीक है, ब्लड वेसल्स में भी और लिम्फेटिक वेसल्स में भी इनकी ही लाइनिंग होगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। क्लियर हो गया? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिंपल क्यूबॉइडल का। सिंपल क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या है? सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब का। जहां जहां सिक्रेशन हो रहा होगा और एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लैंड में हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो वहां वहां जो है ये आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। यहां देख लेते हैं डक्ट में, सारे के सारे डक्ट में जो है इसका सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होगा। सेक्रेटरी पोर्शन जहां पे होता है, और स्मॉल ग्लैंड एंड किडनी टिब्यूल्स, किडनी के टिब्यूल्स में भी तो सेक्रेटरी फंक्शन होता है, मैंने बताया था ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी में 4 फंक्शन होते हैं, फिल्ट्रेशन का, देन होता है एब्जॉर्प्शन का, सेक्रेशन का, देन एक्सक्रेशन का। तो जो सेक्रेटरी फंक्शन होता है, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल ही मिलेंगे देखने के। क्लियर है आपको? देन आता है सिंपल कॉलमनर। इनका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन तो ये परफॉर्म करते हैं, इट इज आल्सो सीक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम। एब्जॉर्प्शन तो परफॉर्म करेंगे ही और म्यूकस और एंजाइम को भी सीक्रेट करते हैं। ठीक है, इसलिए कहां कहां प्रेजेंट होंगे? सिलिएटेड टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, जो ब्रोंकाई में होता है, जो ब्रोंकस हमारा होता है उसमें प्रोजेक्शन होता है, तो उसमें क्या है, हवा को फिल्टर करना होता है, तो वहां पर जो है ये प्रेजेंट होंगे। यूट्रिन ट्यूब्स, यूट्रस जो होता है उसके ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, यूट्रस के ट्यूब और यूट्रस दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। देन आपको प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिन के ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? लास्ट में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो आपको बताया था, ये किसका पार्ट होता है? कोलुमनर का ही। तो ये कहां पे इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो है म्यूकस को सिक्रेट करता है और सिलियक टिश्यू को मूव करता है। ठीक है, सिलियक टिश्यू होने के कारण म्यूकस को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो इंटेस्टाइन में भी म्यूकस की जरूरत होती है, लंग्स में भी म्यूकस की भी जरूरत होती है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए सिलिएटेड टिश्यू लाइंस इन ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको स्मॉल अमाउंट में इंटेस्टाइन में भी आपको ये प्रेजेंट मिलेगा। तो ये था सिंपल एपिथेलियम की। अब हम लोग जान लेते हैं और देख लेते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम, सॉरी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। पहले देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर ए होगा, पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। फंक्शन इसका क्या होगा? प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब है कि झड़ना, कहीं पर भी एब्रेशन होता है तो उससे आपको एक प्रोटेक्ट करवाता है। तो इसलिए इसकी लोकेशन कहाँ होगा? लाइन इन द इसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। हम लोग कुछ खाते हैं, खाने के बाद इसोफेगस हमारा भोजन जाता है, तो उसमें जो है इसोफेगस में कोई खरोच ना आ जाए, वहां से सेल झड़ ना जाए, उसको प्रोटेक्शन कौन करवाएगा? यही आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपके जो इसोफेगस है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा। आपके माउथ में भी होगा, क्योंकि चबाना बहुत सारी चीजें पड़ता है। वजाइना में भी जो है यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये जो है आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये कहां कहां प्रेजेंट होगा? स्वेट ग्लैंड में। स्किन का काम है प्रोटेक्शन, तो स्किन में जो है यही आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। देन सैलिवरी ग्लैंड्स में भी यही प्रेजेंट होगा और आपके मेमोरी ग्लैंड्स में भी यही प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? देन आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर का क्या काम होता है? सेक्रेट एंड प्रोटेक्ट का। सेक्रेटरी फंक्शन भी करता है, किसी भी अमाउंट को सेक्रेट करके रखता है अपने पास, और प्रोटेक्टिव भी। तो ये कहां कहां होगा? मेल यूरेथ्रा में। जो मेल का यूरेथ्रा होता है उसमें भी इसकी लाइनिंग होगी, एंड डक्ट ऑफ द ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनके डक्ट्स जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं वहां पर भी यही पाया जाएगा। ठीक है, देन आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें तीनों सेल्स के लगभग लगभग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो होंगे। इसका मेन फंक्शन होता है कि यूरिनरी ऑर्गन में एक्सपांड एंड स्ट्रेच। जब यूरिन भर जाता है तो फूलने का, और यूरिन खत्म हो जाता है तो फिर सिकुड़ने का, ये क्वालिटी प्रोवाइड कराता है यूरिन ब्लैडर का, यूरेथ्रा का, यूरेटर का। इसलिए जो है ये यूरिन ब्लैडर की लाइनिंग में, यूरेथ्रा की लाइनिंग में और यूरेटर की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है।
क्लियर हुआ आपको? होप सो आपको एपिथेलियम समझ में आ गया होगा। अब आपको लिटिल बिट भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब एक थोड़ा सा और बात आप समझिए एपिथेलियम में, एक टाइप का और एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोला जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोला जाता है सर? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या है? वैसे एपिथेलियम जो कि बॉडी के ग्लैंड्स को फॉर्मेशन करने में बनाने में हेल्प करते हैं, और बॉडी के हर एक ग्लैंड्स जो है एपिथेलियम से बनी हुई है। अब हमारे बॉडी में क्या है? दो टाइप के ग्लैंड होते हैं सर, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। यूजुअली जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और जो सिक्रेशन करते हैं वो उनका जो इवापोरेशन, उनका जो पॉर करते हैं, जो केमिकल वो सिक्रेट करते हैं, उनके केमिकल का पॉरेशन जो होता है वो ब्लड में होता है और देन टारगेट ऑर्गन पे वर्क करता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। हार्मोन को सिक्रेट करने के बाद ब्लड में जो है पॉर कर देते हैं, और फिर जिस टारगेट ऑर्गन पे उसका काम होता है वहां पर जाके वो हार्मोन वर्क करता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे ग्लैंड जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और उस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनको हम लोग डक्टिंग ग्लैंड बोलते हैं। इसको जो है हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस, यानी इसमें कोई डक्ट नहीं होगा, ये डक्टिंग ग्लैंड होगा। इनमें जो भी चीजें अमाउंट का सेक्रेशन होगा वो डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू जो है उनका टारगेट ऑर्गन तक सप्लाई होगा, और वहां पर जाके ये वर्क करेंगे। जैसे कि सलेवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा होता है उसको सलाइवरी ट्यूब के थ्रू सप्लाई होता है मुंह में, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स की अंदर की लाइनिंग होगी ना, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में भी जो लाइनिंग हो, स्वेट ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, स्वेट ग्लैंड में भी जो लाइनिंग होता है अंदर में वो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइनिंग। तो इट वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास तीन टिश्यू और रिमेनिंग रह गए, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन तीनों टिश्यू को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कनेक्टिव टिश्यू भी एक बड़ा टिश्यू है, एकदम इसी तरीके से एक एक चीज आपको क्लियर करके बताऊंगा तभी आगे आप समझ पाएंगे। तो एक क्लास मुझे लगता है कनेक्टिव टिश्यू लेगा, और फिर एक क्लास में नर्वस और मस्कुलर टिश्यू दोनों एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।